प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी बीएड, बीए बीएड फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रेस पत्र वही द्वितीय चल रहा है मेरा, समावेशी विद्यालय बनाना, और इसका जो 132वां जो वीडियो है, प्रकरण है मेरा, वो है जो विकलांग बालकों के लिए कक्ष में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करवाना। क्योंकि बालक अनेक प्रकार के, मैंने पिछले उसमें बताया था, जो जिनको श्रवण संबंधी दोष पाए जाते हैं, उन बालकों के लिए क्या व्यवस्था की जाए कक्ष में, गुरुजी किस प्रकार से उनको अध्ययन करवाएं, इसके बारे में अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो दृष्टि दोष युक्त बालक हैं, जिनको देखने में कठिनाई है, जो अंधे हैं, दृष्टि दोष बालक जिनको देखने में कठिनाई या देख नहीं सकते, अर्थात अंधे, काने वह कम दिखाई देना, ये उनके लिए है। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान ये आकर्षित कर रहा हूं कि इसके अंतर्गत देखिए, जिन बालकों के लिए, मैं व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि विद्यालय संबंधी है, इसलिए मैं बालकों की बात कर रहा हूं। व्यक्तियों की बात तो समाज में, परिवार में वहां होती है लेकिन मैं कक्ष की बात कर रहा हूं। तो कक्ष में बालक ही होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, एक सामान्य बालक, एक विशिष्ट बालक, एक दिव्यांग बालक। तो दिव्यांग बालकों की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए। तो जिन बालकों को देखने में कठिनाई और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जिन बालकों में देखने में कठिनाई होती है, देख नहीं सकते हैं, कम देख सकते हैं या बिल्कुल नहीं देख सकते, ऐसे बालकों को कठिनाई का अनुभव होता है। उन कठिनाइयों को सरल बनाने के लिए, उन कठिनाइयों को कक्ष में सरल बनाने के लिए क्या उपाय किए जाए कि शिक्षक को उपयुक्त योजना तैयार की जाए। सबसे पहले शिक्षक के लिए एक प्लानिंग तैयार की जाए कि मुझे कक्ष में किस प्रकार से अध्ययन करवाना है। इसका एक विशेष ध्यान दिया जाए कि मुझे कक्ष में किस प्रकार से अध्ययन करवाना है। इसके बारे में सबसे पहले भूमिका बनाई जाए, एक प्लानिंग बनाई जाए, एक योजना बनाई जाए। इसके लिए बड़े अक्षरों को देखते हुए उपयुक्त योजना तैयार की जाए। बड़े अक्षरों वाली जो पाठ सामग्री है, उसको कक्ष में लाया जाए। ऐसे ब्रेल लिपि वगैरह या बड़े तेज आवाज में सुनने वाले, देखने वाले यंत्रों का उपयोग हो, और ऐसे विशेष फर्नीचर की व्यवस्था अपेक्षित की जाए कि जिससे कि ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जा सके। ऐसे बोर्ड पर ब्रेल लिपि का उपयोग किया, प्लास्टिक या लकड़ी की जो ब्रेल लिपि है, अक्षर हैं, उनका उपयोग किया जाए जिससे कि वो टटोल सके। और गिनती सीखने के लिए जैसे गिनतारे का प्रयोग किया जाए, गिनती सीखने के लिए किसका उपयोग किया जाए? गिनतारे का उपयोग किया जाए। उनको श्रव्य तथा दृश्य स्पर्श सामग्री का बहुइंद्रिय उपयोग किया जाए। और रबर गेंद की, जैसे लोहे की गेंद है, दो गेंद है, मान लो एक रबर की है और एक लोहे की है, उन गेंदों को दोनों हाथों में रखा जाए। अब उस बालक से पूछा जाए किसमें वजन ज्यादा है, भार किसमें कम है, किसमें ज्यादा है। तो जो प्लास्टिक की गेंद है उसमें वजन बराबर की गेंद है दोनों आयतन, तो लोहे की गेंद में वजन अधिक है और रबर वाली में कम है। ऐसे समझाया जाए उनको गिनतारे के, और उसके भार का उपयोग के लिए बहुइंद्रिय उपागम किया जाए। और अध्यापक का दायित्व है कि विशेष सामग्री का प्रयोग करे, क्योंकि वो दृष्टि दोष है उनको, इसलिए बड़े अक्षरों वाली सामग्री का उपयोग करें।
और जहाँ तक संभव हो बालक को उसके परिवेश से ही परिचित कराया जाए। जो उसके आसपास का वातावरण है, जो बालक ने कभी सुना है, उसके बारे में ही उन वस्तुओं को छूने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। और उसके आसपास का जो परिवेश है उस परिवेश का ही उपयोग होना चाहिए। तो देखिए, 3 आयाम वाली जो शिक्षण सामग्री है वो सुलभ कराई जाए। कक्षा प्रबंधन में इस प्रकार किया जाए कि जो अधिगम जो सामग्री है, शिक्षण सामग्री है, वो बच्चों को दी जाए और बच्चा उसको उचित मात्रा में उसका सदुपयोग करे। उचित मात्रा में बच्चा उसका क्या करे साहब? सदुपयोग करे। ये नहीं लेकर ही बैठ गया। जो सामग्री दी गई है उस सामग्री का सदुपयोग करे बालक, ऐसी व्यवस्था की जाए। और बहु इंद्रिय उपागम अपनाने में सहायता करता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाए। और जो मैंने अभी आपको बताई थी, रबर की गेंद, लोहे की गेंद, ये भार के लिए उसको बताई जाए, जिससे भार का अनुमान लगा सके कि लोहे की गेंद भारी है या रबर की गेंद भारी है। ऐसे अवसर देकर के हल्का और भारी का जो संबोध है उसको स्पष्ट किया जाए। और जो सुनने वाली शिक्षण सामग्री है वो अधिक उपयोग हो, क्योंकि देख नहीं सकता इसलिए श्रवण तो कर सकता है। ऐसे बालकों का विशेष जो दिखाई तो देता है लेकिन सुन भी सकते हैं, ऐसे उसका उपयोग किया जाए सामग्री का। ऐसी सामग्री का उपयोग किया जाए जो स्पष्ट दिखाई तो देती है लेकिन सुनाई भी देता है, उससे सुन भी सकते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री, इसका उपयोग किया जाए। तो देखिए, कक्ष में सुधार करने की आवश्यकता है। सामान्य विद्यालय है एक, उस सामान्य विद्यालय में समावेशी जो बालक हैं, विकलांग जो बालक हैं, दिव्यांग जो बालक हैं, उनके अध्ययन के लिए, जैसे श्रवण बाधित जो बालक थे उनको मैंने पिछले उसमें बताया, लेकिन यहाँ दृष्टि दोष युक्त जो बालक हैं उनके लिए कक्ष में प्रबंधन किया जाए ऐसा। तो ये संदर्भ अध्यापक का दायित्व है कि जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनको बच्चों के लिए सिखाया जाए और वह विशेष सामग्री का प्रयोग किया जाए। जैसे कक्ष में आते ही उसको होने के नाते आप जो कुछ बातें बता रहा हूं उनका भी विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले, जैसे जहां तक संभव हो बालक को उसके परिवेश का ही अध्ययन कराया जाए और सिखाया जाए कि यह विशेष बालकों को वस्तुओं के छूने की स्वतंत्रता भी दी जाए। बालकों के लिए जो विशेष वस्तु है उनको छूने की, टटोलने की व्यवस्था भी दी जाए। एक रबर का खिलौना बता दिया किसी जानवर का, अब उसको पहचाने कि ये कौन से जानवर का मॉडल है। इसलिए इसका विशेष ध्यान दिया जाए। और यदि बालक को साफ नहीं दिखाई देता तो उसे श्यामपट्ट के पास एकदम सामने संभव खिड़की के पास बैठाया जाए। चलो लिख देता हूं इसको। खिड़की के पास एवं श्यामपट्ट के पास ऐसे बालकों को कक्ष में बैठाया जाए। विशेष ध्यान रखें इसका। मान लो उनको कम
दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है, तो उनको आगे बैठाया जाए, क्योंकि दूरी से तो कम दिखाई देगा, नजदीक से अच्छा दिखाई देगा। इसका विशेष ध्यान रखा जाए। कुछ बच्चे जिनकी दृष्टि में कुछ दोष होता है तो वे प्रकाश के प्रति बड़े संवेदनशील होते हैं। दृष्टि दोष के कारण प्रकाश के प्रति संवेदनशील, दृष्टि दोष के कारण प्रकाश उजाला के प्रति संवेदनशील होते हैं। क्या होते हैं साहब? वो संवेदनशील होते हैं। अतः ऐसे बालकों को सीधे प्रकाश में नहीं बैठाया जाए। ऐसे बालकों को सीधे प्रकाश में नहीं बैठाया जाए। को यह ध्यान रखें कि कमरे में विभिन्न स्रोत से आने वाले प्रकाश का समान रूप से कमरे में फैले, उस प्रकाश तथा परछाई वाले प्रकाश से बचें। अर्थात इसमें यह है परछाई वाले प्रकाश से बचें एवं प्रकाश की व्यवस्था पूरे कमरे में समान हो, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं, इसका भी एक विशेष ध्यान रखा जाए। देखिए, प्रकाश की जो व्यवस्था है वो पूरे कमरे में समान होनी चाहिए, असमानता नहीं होनी चाहिए। कहीं अंधेरा है, कहीं प्रकाश ज्यादा है, कहीं कम है, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। कोशिश करें कि ये ध्यान रखें कि जो प्रकाश आने वाला जो समान रूप से कमरे में प्रकाश आए और प्रकाश की परछाई से बचा जाए, और कोशिश करें कि मुद्रित सामग्री को बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखा हो, बच्चे लेखन को भली भांति पढ़ सकें, ऐसी सामग्री का उपयोग हो। बड़े अक्षरों वाली मुद्रित सामग्री, बड़े अक्षरों वाली मुद्रित सामग्री, बड़े अक्षरों वाली मुद्रित सामग्री, बड़े अक्षरों वाली मुद्रित सामग्री में साफ साफ लिखी हो, जिसे बच्चे भली भांति समझ सकें। बड़े अक्षरों वाली मुद्रित सामग्री साफ साफ लिखी हो, जिसे
बालक आसानी से पढ़ सके। बड़े अक्षरों वाली मुद्रित सामग्री साफ साफ लिखी हो जिसे बालक आसानी से पढ़ सके, वह समझ सके। इसका विशेष ध्यान रखें। मुद्रित सामग्री ऐसी होनी चाहिए छोटे अक्षरों वाली नहीं, बड़े बड़े अक्षरों वाली हो, जिससे कि बालक देख नहीं सकता तो टटोल करके और उसको पहचान ले और कम से कम उसको देख सके, बोल सके और उसका उपयोग कर सके। इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको जहाँ तक संभव हो बालकों को उनकी वस्तुओं के परिवेश से परिचित कराए, जो उसके आसपास का वातावरण है, वस्तुओं को छूने की स्वतंत्रता हो जिससे कि वो पहचान सके। खिड़की के पास, श्यामपट्ट के पास ऐसे बालकों को कक्षा में बैठाया जाए जिससे कि उसको नजदीक से दिखाई दे। एवं दृष्टि दोष के जो बालक हैं उनको प्रकाश उजाले के प्रति संवेदनशील होते हैं, ऐसे बालकों को प्रकाश, सीधे प्रकाश के बजाय उसको बचाना चाहिए जिससे कि उन पर रिफ्लेक्शन न हो, फॉक्स न हो, और प्रकाश में ही बैठाया जाए। परछाई वाले जो प्रकाश से बच्चे एवं प्रकाश की व्यवस्था पूरे कमरे में समान हो, असमान नहीं हो, कहीं अंधेरा कहीं उजाला, रोशनी की व्यवस्था एक साथ हो। बड़े अक्षरों वाले मुद्रित सामग्री और साफ साफ लिखी है वो, जिसे बालक आसानी से पढ़ सके, वह समझ सके, इसको विशेष ध्यान रखें। हाँ, एक ये भी है, जैसे बालक को हमेशा टोकते न रहें, टोकते नहीं रहे, उस पर निगरानी रखें कि बालक क्या सीख रहा है या नहीं, उसकी गतिविधियों पर ध्यान दिया जाए। बालक की जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों पर विशेष ध्यान रखा जाए। बालक को टोके नहीं बार बार में कि गुरुजी आए और बालक को उनको टोक रहे बार बार, ऐसा नहीं। उसकी गतिविधियों पर ध्यान दिया जाए कि बालक क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है। बालक की जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों की ओर विशेष ध्यान दिया जाए कि बालक को सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। कहीं ये तो नहीं कि बालक का ध्यान और कहीं है, उस पर निगाह रखी जाए, निगरानी रखी जाए। उसको टोका नहीं जाए बार बार में, उसको बार बार टोकने से वो हताश हो जाएगा कि गुरुजी की निगाह हमेशा मुझ पर रहती है। थोड़ा उसको स्वतंत्र छोड़ा जाए और उस पर निगरानी रखी जाए कि बालक को सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखा जाए। अगला यह भी है कि जैसे श्यामपट्ट पर लिखने से पहले बोलकर समझाया जाए। पहले समझाओ और समझाने के बाद में बालक को बोलिए। बालक उसको सुनता है कि नहीं सुनता है, बालक श्यामपट्ट पर देख नहीं सकता, लेकिन
पहचान सकता है, बोल सकता है। इसलिए इसका श्याम पट पर लिखने से पहले बोलकर बालक को समझाया जाए और फिर लिखा जाए। इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। वह श्याम पट पर देख नहीं सकता, लेकिन श्याम पट पर लिखने से पूर्व शब्दों को बोलना चाहिए। लिखने से पहले शब्दों को बोलकर समझाया जाए कि मैं ये लिख रहा हूं और ये लिखने वाला हूं। बच्चे को आसानी से पढ़ सके इसके लिए काले रंग का मोटा मार्कर का प्रयोग करें। हाँ, बालक आसानी से समझ सके इसके लिए मोटे मार्कर जो मैं लिख रहा हूं, मोटे मार्कर का उपयोग करें ऐसे मोटे मोटे अक्षर लिखने के लिए। ये मोटा मार्कर है, पेन, मैं इस पर लिख रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, लेकिन आप कोई वो नहीं है दृष्टिबाधित, आप तो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए आप सभी तो, मैं ये नहीं, लेकिन आप ये नहीं, इसलिए मैं मोटे मार्कर का उपयोग कर रहा हूं। ठीक है ना, समझ लें आप। मैं आपसे नहीं, मोटे मार्कर का उपयोग, आप तो प्रेजेंट नहीं है, ये तो ऑनलाइन क्लासेज है, इसलिए इसका उपयोग किया जा रहा है। ये मोटा मार्कर है साहब। इस मोटे मार्कर का उपयोग श्याम पट पर कक्षा में जब आप प्रेजेंट रहते हैं तब किया जाना चाहिए। ये मोटा मार्कर पेन है, ये मोटा मार्कर पेन है, इसका उपयोग किया जाना चाहिए श्याम पट पर। पहले बोले फिर लिखें, क्योंकि दृष्टिबाधित जो बालक हैं वो स्पष्ट देख नहीं सकते। इसका तो केवल वो उपयोग ही कर सकते हैं मोटे मार्कर का। जैसे फ्लैश कार्ड है, वहां फ्लैश कार्ड, इनके अंतर्गत तो क्या करना चाहिए, ब्रेल लिपि का उपयोग करना चाहिए। बोर्ड ऐसा होना चाहिए, ऐसा बोर्ड नहीं, उनके लिए तो ब्रेल लिपि फिट कर दें, मोटे मोटे अक्षरों को एडजस्ट कर दें, उसका उपयोग होना चाहिए। फ्लैश बोर्ड होना चाहिए ऐसा, उसके ऊपर बोर्ड पर उनको ऐसे मोटे अक्षरों को अंकित कर दें, ऐसे होने चाहिए, जो कि दोनों प्रकार के अक्षरों, जो बच्चे हैं दृष्टि तथा सामान्य बच्चों के लिए उपयोग में लाए जा सके। हाँ, एक ये भी है नंबर 9, ऐसे बालकों को संकेत से नहीं बल्कि नाम लेकर के बोला जाए। इन्हें ये बालक खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, क्योंकि दिखाई दे नहीं है, उनका तो नाम ले कि ये रणवीर खड़ा हो। मैंने अभी क्या बोला था, क्योंकि सुन तो सकता है, देख नहीं सकता, इसलिए ऐसे बालकों को संकेतों के माध्यम से नहीं, उसका नाम लेकर के बोला जाए कि फलाना बालक खड़े हो, आप बताएं आपने भी क्या सुना, मैंने क्या पढ़ाया। और सामान्य बच्चों को प्रेषित करें और अपने नोट्स कम दृष्टि वाले बच्चों को दें।
और फिर नोट्स ब्रेल लिपि में पढ़ करके सुनाएं। देखिए, क्योंकि समावेशी शिक्षा में साथ साथ अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए जो सामान्य बालक हैं उनको तो नोट्स अधिक दें, और जो वैसे हैं उनको ब्रेल लिपि के माध्यम से कम नोट्स लिखाएं। उनके लिए गृह कार्य वगैरह कम दें, और सामान्य बालक को अधिक गृह कार्य दें, और ऐसे दृष्टिबाधित जो बालक हैं उनको कम गृह कार्य दें। ये भी है कक्षा कक्ष में। उनको नोट्स ब्रेल में पढ़ करके सुनाएं केवल, नहीं कि उसके माध्यम से तो सभी का इनका ध्यान रखा जाना चाहिए बालकों का कि एक नंबर, जैसे सामान्य बालकों को सामान्य बालकों के नोट्स अधिक दें, एवं उनसे ब्रेल लिपि व संकेतों से समझाएं। ऐसे उसमें इनको विशेष ही ध्यान रखा जाए, इनमें किसी भी प्रकार का कोई लचीलापन न हो। इसमें जहाँ तक संभव हो वहाँ तक इस प्रकार के ये किए जाएं। तो पुणे में आपको देखिए, विकलांग बालकों के कक्षा कक्ष में क्या, विकलांग बालकों के कक्षा कक्ष में उपयोग, कक्षा कक्ष में विकलांग बालकों की कक्षा कक्ष में उपयोग सामग्री, और उपयोग सामग्री कौन कौन सी है, तो मैंने आपको दृष्टि दोष वाले जो बालक हैं उनके लिए देखने में कठिनाई या देखने नहीं सकते, या अस्थि अर्थात अंधे हैं, काने हैं, कम दिखाई देते हैं, उनके लिए तो उनमें बड़े अक्षरों वाली सामग्री होनी चाहिए। जैसे गिनती सीखने के लिए उनको गिनतारे का उपयोग और श्रव्य व दृश्य सामग्री का उपयोग अधिक किया जाए। बहुइंद्रिय उपागम का, जैसे रबर की गेंद और लोहे की गेंद, इसका उपयोग किया जाए भार के लिए कि किसमें भार अधिक है, लोहे की में अधिक है या रबर की में अधिक है। स्वाभाविक है बराबर का आयतन वाली है तो लोहे की में अधिक है। अध्यापक को दायित्व है कि विशेष सामग्री का उपयोग करे, जहाँ तक संभव हो बालक को उसके परिवेश से ही परिचित कराए, जो आसपास का वातावरण है। वस्तुओं को छूने की स्वतंत्रता हो, यानी हाथ लगा दूर रहो इससे, ऐसा नहीं। और खिड़की के पास, श्याम पट के पास में ऐसे बालकों को कक्षा कक्ष में बैठाया जाए, और जो दृष्टि बाधित ये दोष के कारण प्रकाश उजाले के प्रति संवेदनशील होते हैं, ऐसे बालकों को सीधे प्रकाश में न बैठाया जाए, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता है रिफ्लेक्शन के कारण। परछाई वाले प्रकाश से बचें, और प्रकाश की व्यवस्था पूरे कमरे में होनी चाहिए समान, असमानता नहीं होनी चाहिए कि एक कोने में प्रकाश है एक में नहीं है, एक तरफ लाइट लग रही है एक तरफ नहीं लग रही है, एक तरफ रोशनदान खुला है एक तरफ रोशनदान बंद है। विशेष ध्यान रखा जाए प्रकाश की व्यवस्था समान हो, और बड़े अक्षरों वाली मुद्रित सामग्री तो साफ साफ लिखी, जिसे बालक आसानी से पढ़ सके व समझ सके। बालक को हमेशा टोकते नहीं रहना चाहिए साहब। बालक को टोकने से क्या है, वो भ्रमित हो जाता है बार बार टोकने से, बल्कि उसमें निगाह होनी चाहिए। निगरानी रखें कि बालक क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है।
और श्यामपट्ट पर लिखने से पहले बोल देना चाहिए, लिखे बाद में पहले बोलें, समझाएं, क्योंकि बालक सुन सकता है, बालक आसानी से समझ सके, इसके लिए मोटे मार्कर पेन का उपयोग होना चाहिए। बालक आसानी से समझ सके, इसके लिए मोटे मार्कर पेन का ही उपयोग होना चाहिए। और ऐसे बालकों को संकेत से नहीं बल्कि नाम लेकर के बोलना चाहिए। संकेत से नहीं, ये खड़ा हो जा, ऐसे नहीं, हाँ, कि भोलाराम खड़ा हो जा, नाम लेकर के। और सामान्य जो बालकों को नोट्स अधिक दे करके और उसे ब्रेल लिपि या संकेतों से समझाया जाए, उसे किसी भी प्रकार की कोई ऐसी सामग्री का उपयोग नहीं किया जाए, इसका एक विशेष ध्यान रखा जाए, इनका एक विशेष ध्यान रखा जाए। ऐसे बालकों के लिए तो मैंने आपको श्रवण संबंधी दोष पिछले उसमें बताया, दृष्टि दोष युक्त बालक, अब जो रह गया उसको नेक्स्ट डे और समय की बाध्यता को देखते हुए मैं अपने उसको यही विराम देता हूं। आप सभी के लिए पुनः बारंबार धन्यवाद।